मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस, और जीएस में हम देख रहे हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 और ये होगा सिकंदर का भारत अभियान। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। ऐसा हम लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि सिकंदर जो था यही भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। तो सबसे पहले भारत पर हम विदेशी आक्रमण का कुछ ओवरव्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सिकंदर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण जो किया था ये किया था ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दाराय बाहु प्रथम ने। यानी कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था ये सिकंदर का ना होकर के ईरानियों ने किया था। और इस आक्रमण के नेतृत्वकर्ता जो थे ये थे डेरियस प्रथम, जिनको दाराय बाहु प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और ये ईरान के हखमनी वंश के शासक थे। अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। यानी कि ये जो आक्रमण करने वाले थे ये ईरानी थे और ये हखमनी वंश के शासक थे, और इनका नाम था डेरियस या दाराय बाहु प्रथम। ये जो दाराय बाहु प्रथम थे इन्होंने सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्रों को इसने जीत लिया था, और जीतने के बाद इसने इसे ईरान यानी उसमें फारस का जो साम्राज्य था उसे फारस के साम्राज्य का 20वें प्रांत के रूप में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को बनाया। यानी सिंधु का जो तटीय इलाका था इसको जीतने के बाद इसने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। वहां पर ईरान में प्रांतों को छत्रपी कहा जाता था। यानी सिंधु जो था ये फारस साम्राज्य की 20वीं छत्रपी बनी थी। ऐसा लिखा हुआ भी प्राप्त हुआ है कि ये जो छत्रपी बनी थी 20वीं छत्रपी, यहाँ से डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट, वहां की जो मुद्रा थी फारस की ये टैलेंट थी, तो 360 टैलेंट का राजस्व जो था ये प्राप्त होता था डेरियस प्रथम को सिंधु के आसपास के तटीय क्षेत्रों से, यानी 20वें प्रांत 20वीं छत्रपी से। ये तो हो गए ईरानियों का आक्रमण जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण रहा। प्राचीन भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण, तो प्राचीन भारत पर जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था ये हुआ था सिकंदर का, यानी कि ये था यूनानियों का आक्रमण। अब यहाँ से प्रश्न दो कैटेगरी के बन सकते हैं। एक तो प्रश्न सीधा सीधा आपको पूछेगा कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले ईरानी थे, और ईरानियों के जिस शासक ने किया था उसका नाम था डेरियस प्रथम। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसने किया। यानी प्राचीन भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण, विदेशी तो है ही लेकिन ईरानी जो थे ये एशिया से ही आए थे। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसाने के लिए आपको पूछ सकता है कि प्राचीन भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसने किया। यदि यूरोपीय जोड़ देता है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा यूनानी यानी कि सिकंदर। यानी प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले ईरानी थे, और प्राचीन भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण करने वाले जो थे ये थे यूनानी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आइए अब बढ़ते हैं हम लोग सिकंदर पर। सिकंदर की जीवनी पहले हम लोग देखेंगे, फिर सिकंदर का भारत आक्रमण देखेंगे। तो सिकंदर का जो लाइफ स्पेन है इसको हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सिकंदर का जो काल है संपूर्ण जीवन काल ये 356 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। सिकंदर का जन्म जो है ये 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था ये मेसिडोनिया या मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम था फिलिप, जो मेसिडोनिया या मकदूनिया के राजा थे। फिलिप्स रेडियो तो आपने सुना ही होगा, तो याद कर लीजिएगा इस तरह से कि इनके पिता का नाम फिलिप था जो मेसिडोनिया के राजा थे। मेसिडोनिया को मकदूनिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 334 ईस्वी पूर्व में। पिता की मृत्यु कब हो गई? 334 ईस्वी पूर्व में। अब जैसे ही इनके पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद ये लगभग 20 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए और गद्दी पर बैठे। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी महत्वाकांक्षा थी विश्व गुरु का बनना, तो 20 वर्ष की अल्पायु में ये यूनान के यानी मैसिडोनिया के राजा बन गए। इनके गुरु का नाम था अरस्तु और इनकी पत्नी का नाम था रेक्सोना। तो इनके गुरु जो थे ये अरस्तु थे। अरस्तु
काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इनकी पत्नी का नाम था रेक्सोना, जो एक साबुन भी आता है रेक्सोना, आपको याद होगा। तो इस तरह से इनकी पत्नी का नाम को आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिकंदर के जो घोड़े थे, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। और सिकंदर के सेनापति, यूँ तो बहुत सारे सेनापति थे, लेकिन जो भारत अभियान का नेतृत्व कर रहे थे वो थे पेरिडिका तथा हिफेस्टियन। और सिकंदर का जो जल सेनापति था इसका नाम था नेरियाकस। इसके अलावा सिकंदर का एक और सेनापति हमें मिलेगा आगे चल करके, जिसका नाम होगा सेल्यूकस निकेटर। जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पेरिडिका, हिफेस्टियन और नेरियाकस को आप याद रख लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं सिकंदर के भारत अभियान पर। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और इस विश्व विजेता बनने के क्रम में उसने भारत को जीतने का निर्णय किया। सिकंदर का ने जो भारत की तरफ अपना रुख किया, ये किया 326 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस लौट गया। कुल 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा था। तो आइए देखते हैं सिकंदर का भारत अभियान। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण से पूर्व बैक्टीरिया, ईरान तथा अफगानिस्तान को जीत लिया था। अगर आपके दिमाग में मैप आ रहा है तो सिकंदर यूनान से निकला। यूनान से निकलने के बाद सिकंदर जो है ये बैक्टीरिया को जीतता है। बैक्टीरिया के बाद ईरान को जीतता है, यानी उस समय के फारस को। उसके बाद अफगानिस्तान को जीतता है और भारत के तक्षशिला में प्रवेश करता है। 327 ईस्वी पूर्व, ये डेट जो है आप इसको याद रखिएगा। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है ये हिंदू कुश की पहाड़ियों के पास पहुंचता है और हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके भारत भूमि में प्रवेश करता है 326 ईस्वी पूर्व में। 327 में सिकंदर हिंदू कुश में पहुंच गया था और लगभग दिसंबर के महीने में, और जनवरी में ये पहुंच जाता है भारत। इसके लिए सिकंदर ने, यानी भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। इसका पहला भाग जो था सेना का, इसका लीड जो है ये सिकंदर खुद कर रहा था, जबकि दूसरा जो पार्ट इसने किया था सेना का, इसको लीड कर रहे थे पेरिडिका और हिफेस्टियन। यानी सेना के दो भाग हो गए थे। इस समय सिकंदर ने दो भागों में बांटा था। प्रथम भाग का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे पेरिडिका तथा हिफेस्टियन। अब हिंदू कुश की पहाड़ियों को जैसे ही सिकंदर पार करता है तो सिकंदर पहुंच जाता है तक्षशिला। यहाँ पर हमने टॉपिक बनाया हुआ है हेडिंग, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये टॉपिक का जो हेडिंग हमने हेड बनाया हुआ है ये है आम्भी का देशद्रोह। तो याद रखिएगा, हिंदू कुश को पार करने के बाद सिकंदर पहुंचता है कहाँ पर, तो सिकंदर पहुंचता है तक्षशिला में। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करने के कारण सेना थकी हुई थी, तो नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे जो है ये सेना विश्राम कर रही होती है। तभी जो तक्षशिला का शासक होता है आम्भी, ये आम्भी को ये सूचना मिलती है कि सिकंदर उसकी राज्य की सीमाओं तक आ ढुका है। सिकंदर की सेना को देख करके आम्भी जो है ये एक भीरू शासक था, डरपोक शासक था, ये दहल जाता है और इसने सिकंदर के पास अपने दूत भेजते हैं और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण की ये बात करता है। और इस तरह से बिना लड़े ही ये सिकंदर के सामने हथियार डाल देता है। जब सिकंदर के सामने ये अपने हथियार डाल देता है तो उसके बाद सिकंदर जो है इसे अपने शरणागत कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है और आगे के भारत अभियानों में आम्भी से सहायता का वचन लेता है। इस तरह से आम्भी जो था इसने भारत के साथ देशद्रोह किया और ऐसा माना जाता है कि ये भारत में देशद्रोह का संभवतः ये पहला एग्जाम्पल था। यानी पहले देशद्रोही के रूप में जिसको ख्याति प्राप्त है या दुर्यश प्राप्त है वो व्यक्ति था आम्भी। और आम्भी कौन था, तक्षशिला का शासक। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही तक्षशिला पर अधिकार हो गया किसका, सिकंदर का। अब तक्षशिला को जीतने के बाद जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है तो उसके रास्ते में पड़ता है एक राज्य, एक गणराज्य कह लीजिए, जिसका नाम था अश्वक या अस्सियोई। अश्वक जो जाति थी इसी को यूनानी स्रोतों में अस्सियोई कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं अस्सियोई से युद्ध वाले टॉपिक में, तो इसमें है आम्भी के बाद सिकंदर जब आगे बढ़ता है तो इसे अश्वक या अस्सियोई जाति के लोगों का विरोध का या प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसके साथ सिकंदर का युद्ध भी होता है। सिकंदर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद स्रोतों से ऐसा पता चलता है, यूनानी स्रोतों में यह लिखित है कि यूनानी स्रोत में लिखा हुआ है कि जब सिकंदर पुरुषों को पराजित कर देते हैं युद्ध में तो वह उसे यहाँ पर यानी अश्वक जो जाति थी इनकी महिलाओं के प्रतिरोध या विरोध का सामना करना पड़ा, महिलाओं से युद्ध करना पड़ा
और सिकंदर ने महिलाओं पर भी कोई दया नहीं दिखाई और सारी महिलाओं को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अस्यो या अश्व को जीतने के पश्चात सिकंदर बढ़ता है फिर आगे। इसके बाद सिकंदर का जो मार्ग है इसको जानने के लिए एक बार हमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है इसको अगर हम देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो रेड लाइन में आपको दिख रही है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है और सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो सिंधु की सहायक नदियों में पहली सहायक नदी जो है ये है झेलम, झेलम से अगर नीचे आएंगे तो है चिनाब, चिनाब से नीचे आएंगे तो रावी, रावी के नीचे है व्यास और व्यास के नीचे है सतलज। तो इस तरह से ये सिकंदर का भी रूट होगा। जैसे अभी सिकंदर सिंधु नदी को पार किया है, सिंधु नदी को पार किया है, सिंधु नदी को पार करने के बाद ये अस्योई को हराता है और अब पहुंच गया है सिकंदर की सेना यहाँ पर झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी के इस साइड में, झेलम नदी के इस ओर में पोरस का राज्य है, यानी झेलम नदी के उस पार में जो है ये सिकंदर की सेना डटी हुई है और झेलम नदी के इस साइड में, इस साइड में झेलम नदी के यहाँ पर डटी हुई है पोरस की सेना। अब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होगा। तो ये जो नदी का क्रम है इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आप नीचे से ऊपर के क्रम में याद रख लीजिए। तो ऊपर से क्रम में याद रखने का एक कोड है स, ऊपर से याद रख लीजिए, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर याद रख लीजिए स ब री, क्या हो गया सबरी, यानी सतलज व्यास और रावी, है ना। उसके बाद चिनाव को याद कर लीजिए चीन और झेलम से याद कर लीजिए झेले और याद कर लीजिए सिंधु, यानी कोड बन जाएगा सबरी चीन झेले सिंधु। मैंने इसके लिए कोड बनाया है, आप इसको देख लीजिए। सबरी चीन झेले सिंधु यानी सतलज व्यास रावी चिनाव झेलम और सिंधु, ठीक है। तो कोड इस तरह से हो गया सबरी चीन झेले सिंधु, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सिकंदर आगे किस तरह से बढ़ा। तो आगे अब सिकंदर बढ़ेगा इस तरह से कि अशोक को पराजित करने के बाद सिकंदर की सेना अब पहुंच गई है झेलम नदी के किनारे। आपको समझ में आ गया मैपिंग से। झेलम नदी का ही सबसे पहला तो यहाँ पे टॉपिक बना हुआ हाइडेस्पी झेलम या वितस्ता का युद्ध। तो हाइडेस्पी झेलम या वितस्ता का जो युद्ध है ये क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो झेलम तो आप समझ रहे हैं, झेलम एक नदी का नाम है। हाइडेस्पीज यूनानी स्रोतों में झेलम नदी को ही हाइडेस्पीज कहा गया है और वितस्ता, वितस्ता जो है ये झेलम नदी का ही पुराना नाम है। तो भारतीय स्रोतों में झेलम और वितस्ता और यूनानी स्रोतों में इसे हाइडेस्पीज। तो चूंकि हाइडेस्पीज नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था इसलिए इसे हाइडेस्पीज झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। अब हुआ क्या, कहानी ये चल रही थी कि अशोकों को सिकंदर की सेना ने पराजित किया और आगे बढ़ी और झेलम नदी के किनारे तक आ पहुंची। झेलम नदी के दूसरी तरफ जो था ये पुरुषोत्तम दास यानी पंजाब का शासक था। इसी पुरुषोत्तम दास को यूनानी स्रोतों में पोरस कहा गया। अब दोनों की सेनाएं, एक तरफ सिकंदर की सेना, झेलम नदी के इस पार में सिकंदर की सेना और झेलम नदी के उस पार में पोरस की सेना और बीच में झेलम नदी, इस तरह से ये डटे रहे। दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। सिकंदर की सेना उस ओर से पुरुषोत्तम दास यानी पोरस की सेना को ताकती रही और पोरस की सेना इस तरफ से उस तरफ सिकंदर की सेना को ताकती रही। एक दिन जब भारी युद्ध हो रहा था रात में, सॉरी भारी वर्षा हो रही थी, तो इसी भारी वर्षा के बीच सिकंदर ने कूटनीति का सहारा लिया और ये जो झेलम नदी थी, सिकंदर की सेना कुछ आगे चली गई और आगे जाने के बाद नदी को नौकाओं की सहायता से पार किया और पोरस के सीमा क्षेत्र में आ गई और पोरस की सेना पर टूट पड़ी। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में शुरुआत में सिकंदर की सेना को जो है ये नानी याद आ गई थी। नानी याद इसलिए आ गई थी क्योंकि पोरस की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और जो पोरस की सेना में हाथियों का जो घेराबंदी था इसको सिकंदर की सेना भंग नहीं कर पा रही थी और सेना को काफी नुकसान भी पहुंचा था आपके सिकंदर की सेना को। सिकंदर की सेना का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन सिकंदर तो था मुकद्दर का सिकंदर। इसी समय भारी वर्षा होने लगी और इसी भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप जो है ये जमीन जो है ये दलदली हो गई, काफी दलदली हो गई थी, जिसके फलस्वरूप हाथियों के पैर उसमें फंसने लगे और पोरस की सेना जो है ये पराजित हो गई। पोरस बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा लेकिन वर्षा के कारण उसे परास्त होना पड़ा। इस बात को सिकंदर भी जानता है कि वह युद्ध को हारते हारते जीता था। इसीलिए आपने कहानी सुनी होगी कि पोरस को जब बांध करके सिकंदर के सामने लाया जाता है तो सिकंदर कहता है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आपने कहानी में सुना होगा।
हालांकि ऐसी कुछ घटना नहीं थी। सिकंदर के सामने जब पोरस को लाया गया तो सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता और बहादुरी से प्रसन्न होकर छोड़ दिया। साथ ही आगे के अभियानों में पोरस को ये वचन लिया कि वो सिकंदर की सहायता करेगा, क्योंकि देखिए युद्ध लड़ने के लिए सिकंदर तो बाहर से आया था, ना तो उसके पास में रसद थी, खाने पीने का सामान भी सीमित लाया था, हथियार भी सीमित लाया था, और आगे जो लड़ाई लड़नी थी उसको उस क्रम में उसके बहुत सारे सैनिक जख्मी थे, खाने की चीजें चाहिए थी, साजो सामान चाहिए थे। तो ये सब के लिए भारतीय राजाओं से उसे सलाह लेना, उस भारतीय राजाओं के साथ उसको सहयोग लेना उसकी मजबूरी थी। इसलिए युद्ध में पराजित होने के बावजूद उसने पोरस को छोड़ दिया और पोरस से आगे के युद्धों में सहायता का वचन ले लिया। तो ये थी कहानी। इसके बाद में युद्ध के बारे में शॉर्टकट में एक समरी देख लेते हैं। तो ये युद्ध को हाइडेस झेलम या वितस्ता का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युद्ध जो था ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, और झेलम का ही पूरा नाम वितस्ता और यूनानी स्रोतों में इसे हाइडेस कहा जाता है। इस युद्ध में दो पक्ष थे, एक सिकंदर और दूसरा था पंजाब का शासक पुरुषोत्तम दास। इस युद्ध का परिणाम जो हुआ वो सिकंदर के पक्ष में रहा, सिकंदर इस युद्ध में विजयी हुआ। अब पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर जो है ये आगे की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई छोटे छोटे गणराज्यों को ये पराजित करता हुआ तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसी समय जो है सिकंदर की सेना ने एक राज्य के साथ युद्ध किया। उस राज्य का नाम था सौभूति या सोफाइस्ट। तो सोफाइट या सौभूति राज्य जो था इसको सिकंदर की सेना ने जैसे ही जीता, सिकंदर की सेना अब पहुंच गई व्यास नदी के तट पर। याद रखिएगा ये दो चीज, एक सोफाइस्ट राज्य और दूसरा व्यास नदी। जैसे ही सिकंदर की सेना ने सोभूति या सोफाइस्ट राज्य को जीता और विपाशा या व्यास नदी, व्यास नदी का ही पुराना नाम विपाशा था, तो विपाशा या व्यास नदी के तट पर जैसे ही सिकंदर की सेना पहुंची, सिकंदर की सेना में विद्रोह हो गया। विद्रोह इस बात को लेकर हो गया कि अब हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हम स्वदेश लौटेंगे। कई विद्वानों ने इस सिकंदर की सेना में हुए विद्रोहों के कई कारण बताए हैं, जिसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ जो आपको भी सही लगेंगे। तो कारणों में महत्वपूर्ण कारण में से पहला कारण यह था कि सिकंदर की सेना एक लंबे समय से युद्ध कर रही थी। लगभग करीब करीब 2 साल होने को जा रहा था सिकंदर की सेना घर से निकली हुई थी और लगातार ये युद्ध कर रही थी। लगातार युद्ध करने के कारण युद्ध में काफी सैनिक मारे गए थे, काफी घायल हो चुके थे। अब आप सोचिएगा घर में एक जगह से आप लोग अगर 10 लोग आए हैं, 10 में से 3-4 मर गए, 4-5 घायल हो गए, तो आपके मन पे क्या बीतेगी। तो यही थी। साथ ही साथ इनको घर की याद भी सता रही थी कि घर में का कोई खबर नहीं, कोई खोज नहीं, किसी को क्या परेशानी है कोई जानकारी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था ये था मगध की सेना का भय, क्योंकि आपने पढ़ा था मगध साम्राज्य में कि इस समय मगध में धननंद का शासन चल रहा था और धननंद के पास 6 लाख की विशाल फौज थी, जो कि इस समय पूरे दुनिया में सबसे अधिक थी लगभग। तो ये और सिकंदर की सेना को ये पता था कि जैसे ही वो व्यास नदी को पार करेगी, व्यास नदी के इस साइड में सिकंदर की सेना खड़ी है और व्यास नदी के इस साइड से मगध की सीमाएं शुरू होती है। तो सिकंदर को की सेना को पता था कि जैसे ही हम इस क्षेत्र में पहुंचेंगे, यहाँ पर हमें धननंद की विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा और इसका मतलब है कि पहाड़ से टकराना, और हजारों जो सैनिक थे इनकी जान जा सकती थी, घायल हो सकते थे। इसलिए भी सिकंदर की सेना ने इसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने लाख समझाया, सिकंदर के सेनापतियों ने समझाया, उत्साहवर्धन किया, लेकिन सिकंदर की सेना नहीं मानी और सिकंदर की सेना को वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। अंततः सिकंदर ने अपनी सेना को लौटने का आदेश दिया, लेकिन लौटने से पहले सिकंदर ने विपाशा ये व्यास नदी है, व्यास नदी के तट पर सिकंदर ने 12 विशाल वेदिकाओं का निर्माण किया और वहां पर पूजा अर्चना की। ये जो 12 विशाल वेदियां थी ये 12 यूनानी देवताओं के नाम पर इनकी स्थापना की गई और इनकी पूजा पाठ की गई। लौटते समय सिकंदर ने फिर वही कहानी किया, अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। प्रथम भाग का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था जो स्थल मार्ग से लौटा। दूसरे भाग का नेतृत्व निर्याकस कर रहा था जो सिकंदर का जल सेनापति था और ये जल मार्ग से लौटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, किस मार्ग से लौटा, और दूसरे भाग का नेतृत्व करता कौन था और किस मार्ग से लौटा। लौटते समय भी सिकंदर ने एक स्थान को जीता, उसका नाम है पाटल। ये पूछता है कि सिकंदर की भारत में अंतिम विजय कौन थी, तो याद रखिएगा कि सिकंदर की भारत में जो अंतिम विजय थी ये थी पाटल, यानी लौटते समय सिकंदर ने पाटल को जीता। अब पाटल को जीतने के बाद सिकंदर जो है इसने 325 ईस्वी पूर्व में, डेट याद रखिएगा, 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने कहां से, तो पाटल से स्वदेश की तरफ प्रस्थान किया।
स्वदेश की तरफ अब सिकंदर का प्रस्थान हो गया। सिकंदर जो है ये भारत से लौटा, तो लौटने का काल 325 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा, तो सिकंदर भारत में रहा 19 दिनों तक। इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं सिकंदर की मृत्यु पर। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था, तो सिकंदर चूंकि सेना के प्रथम भाग का नेतृत्व कर रहा था और वो स्थल मार्ग से लौट रहा था, इसीलिए जब सिकंदर स्थल मार्ग से लौटते लौटते झेलम नदी के तट पर पहुंचा, तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर को मालवा और क्षुद्रक नाम के जो गणराज्य थे, इनके संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यानी क्षुद्रक और मालवा ने मिल करके सिकंदर पर हमला कर दिया। इस काउंटर अटैक में सिकंदर जो है ये बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद सिकंदर जो है ये चलता रहा। साथ ही साथ इसी समय सिकंदर को बहुत बुरी तरह से बुखार भी था और सिकंदर घायल भी था। और सिकंदर जो है बुखार होने के बावजूद और घायल होने के बावजूद निरंतर चलता जा रहा था। और चूंकि मन में दुख भी था कि वो भारत अभियान पूर्ण नहीं कर सका, इसीलिए रास्ते भर वो मद्यपान भी करता जा रहा था। तो इन बातों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा सिकंदर के हेल्थ पर और वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सिकंदर जब ये तेज ज्वर और घायल अवस्था में मदिरा पीते हुए बढ़ रहा था, तो इसने जैड्रोसिया, रास्ते में जैड्रोसिया पड़ता है जो रेगिस्तान था, इसको सिकंदर ने पार किया और पार करके अपनी राजधानी से कुछ किलोमीटर पहले बेबीलोनिया नाम की जगह पर पहुंचा, जहां पर 32 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर का देहांत हो गया। यानी सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, तो जैड्रोसिया रेगिस्तान पार करने के बाद बेबीलोनिया नाम के स्थान में। उम्र सिकंदर की थी 32 वर्ष। मरने से पहले सिकंदर ने क्या किया, तो मरने से पहले सिकंदर ने अपने प्रिय सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अपने पास बुलाया था और उससे वचन लिया कि वो सिकंदर के भारत अभियान को पूर्ण करेगा। और सेल्यूकस ने सिकंदर को ये वचन भी दिया कि वो सिकंदर के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। ये जो अधूरा कार्य किस तरह से पूरा करेगा, ये हम लोग देखेंगे सिकंदर के सिकंदर के नहीं, हम लोग देखेंगे मौर्य वंश में सिकंदर के जाने के बाद। तो इस तरह से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आइए सिकंदर से संबंधित कुछ फटाफट से फैक्ट्स बात कर लेते हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विद्वान थे अरिस्टोबुलस, निरियाकस और एनासिक्रिटस। अरिस्टोबुलस को विशेष याद रखिएगा क्योंकि अरिस्टोबुलस ने पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ वार। और ये जो निरियाकस थे ये सिकंदर के जल सेनापति थे और एनासिक्रिटस जो थे ये भी सिकंदर के एक सेनापति थे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय मगध का शासक था धनंजय। इसके बाद सिकंदर की भारत में अंतिम विजय। तो सिकंदर की भारत में जो अंतिम विजय थी ये थी पाटल, मैंने अभी आपको तुरंत बताया। सिकंदर ने नए नगर की स्थापना की। सिकंदर ने एक नया शहर बसाया था जब इसने काबुल कंधार को जीता था और इस शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस। सिकंदर ने जिस नए शहर की स्थापना की थी उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस, जो अब कंधार में स्थित है। पोरस के विरुद्ध सफलता के बाद सिकंदर ने 2 नए नगर बसाए थे। पोरस से जब ये जीत गया था हारते हारते, तो इसने 2 शहर बसाए थे। एक का नाम था निकैया और दूसरा का नाम था बुकाफेला। निकैया को जीत का शहर, निकैया का अर्थ होता है यूनानी भाषा में जीत का शहर, और बुकाफेला को याद होगा सिकंदर के घोड़े का नाम था। जब पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला जिस स्थान पर मर गया था उसी जगह पर सिकंदर ने बुकाफेला नामक नगर की स्थापना की थी।